हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। उसमें फैराडे का विद्युत अपघटनी नियम हो गया था। फैराडे खत्म हो गया था। हाँ, अब हम लोग को विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ना है। तो विद्युत रासायनिक सेल में कुछ टर्म यूज होने वाला है, जैसे इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो पूछता है सब, ठीक है, या इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, ये सब सीखना है। हाँ, तो आप लिखो हेडलाइन में इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड क्या होता है लिखो। लिखो, गप में करो। इलेक्ट्रोड क्या होता है? यूनिट तीसरा है ना ये, लास्ट चैप्टर है तुम्हारा, फिजिकल का लास्ट चैप्टर चल रहा है। हाँ, और ऑर्गेनिक का वो लास्ट शाम में चल रहा है। तो इलेक्ट्रोड क्या है? तो देखो, आप विद्युत रासायनिक सेल पढ़ने से पहले इसको पढ़ना होगा, ठीक है। और पूछा भी इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सुपर डुपर लिखो, सुपर डुपर लिखो। 2 नंबर में आता है इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। वैसे तो जानते हो कि विद्युत अपघटनी सेल में जो क्षय डुबाते हैं वो क्षय है इलेक्ट्रोड, लेकिन वास्तविकता में है क्या वो, ठीक है ना। तो अब सुनो, जैसे हम लोग कोई बर्तन लेते हैं, ये तुम्हारा बर्तन है, इस बर्तन में हमको कलर भरना है। कैसे भरेंगे? कलर भरना है, कैसे भरेंगे? देखो, कलर भरना है, कैसे भूल गए। भर दिए। तो ये हो गया तुम्हारा विद्युत अपघटनी सेल हो गया अभी। और इसमें हम लोग क्या डाल दिए, कोई धातु का क्षय डुबा दिए। क्या डाल दिया? धातु का क्षय। तो धातु का क्षय ये है तुम्हारा, इसका अलग कलर ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ये धातु का क्षय डुबा दिए। और इसको फिल कैसे करेंगे? इसी को तो ये क्या हो गया? ये हो गया धातु का क्षय। ये है धातु का क्षय। मान लो धातु का क्षय हम ले लिए यहाँ जिंक, कॉपर धातु। कौन सा धातु ले लिया? कॉपर धातु। कॉपर का क्षय हो गया ये, क्या रड जिसको बोलते हो, समझ में आ गया। अब जो धातु का क्षय लिए है ना, उसी धातु के लवण का जलीय विलयन लेना है। ध्यान दो, क्या बोले, किस धातु का क्षय ले हो? तो कॉपर धातु का लवण बोलो, क्या होगा? कॉपर सल्फेट या कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, लवण होगा वो सब। यहाँ कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेना है। मतलब ये जो क्षार है इस बर्तन में तुम्हारा कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया हुआ है। कैसा विलयन? जलीय विलयन लिया हुआ है, समझ गए। और इसी का दूसरा कॉपी हम करते हैं। क्या ले लेते हैं दूसरा? अब यहाँ धातु चेंज करेंगे, यहाँ जिंक धातु ले लेते हैं। तो किसका लवण लेना पड़ेगा? यहाँ जिंक धातु ले लिया तो जिंक सल्फेट का जलीय विलयन। तो 2 अलग अलग कंटेनर हो गया, 2 अलग अलग बर्तन हो गया, उपकरण बोल सकते हो।
और इसको अर्ध सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम लिख लो, अर्ध सेल भी होता है, आधा सेल। इसको हाफ सेल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाफ सेल। तो इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम क्या हुआ नोनो, हाफ सेल हुआ। इसे मैं लिख लूं हाफ सेल। तो अब यह हुआ इलेक्ट्रोड, यही सब क्या है इलेक्ट्रोड। तो अब परिभाषा क्या होगा तो सुनो। यहां जो तुम धातु का क्षण, कोई भी धातु ले लो, उसी के लवण के जलीय विलयन में जब डुबाओगे ना, तो इस पर धनावेशित या ऋणावेशित आ जाएगा। आवेश आ जाएगा, धनावेशित या, मान लो इस पर धनावेशित आया नया, कौन आया नया, धनावेशित। और मान लो इस पर ऋणावेशित आ गया, कौन आ गया, ऋणावेशित। तो अब परिभाषा, यही सबको कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो परिभाषा सुनो, जब किसी धातु के क्षर या पत्ती भी कहते हैं, पत्ती, किसी धातु के क्षर या पत्ती को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाया जाता है, तब धातु की सतह पर धनावेशित या ऋणावेशित आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी क्षर को, इसे युक्ति को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। आखिर यह धन आवेशित क्या हुआ, ऋण आवेशित क्या हुआ, ये सब सीखने वाले हैं हम लोग। तो अभी तत्काल इलेक्ट्रोड का परिभाषा दे रहे हैं। क्या परिभाषा हुआ बताओ। 2 नंबर में पूछता है इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो क्या परिभाषा हुआ, जब किसी धातु के क्षर को या पत्ती को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाते हैं, तो धातु की सतह धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। तो ऐसे ही युक्ति को क्या कहते हैं, या ऐसे ही यंत्र को क्या कहते हैं, युक्ति मैंने डिवाइस, जिसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हो, युक्ति बोलते हो, यंत्र बोलते हो, उसी का क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का होता है, एनोड और कैथोड। एनोड और, तो मान लो यह तुम्हारा एनोड का काम करता है, क्या काम करता है, अच्छा ये प्लस है तो इसलिए एनोड नहीं है, ऐसा मत दिमाग में रखो। ये कैथोड भी हो सकता है, ये तुम्हारा कैथोड का भी काम कर सकता है। वैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिसको प्लस से जो एनोड है, लेकिन अभी विद्युत रासायनिक सेल में इसका उल्टा हो जाता है, एनोड होगा लेकिन माइनस चार्ज होगा। यह दिमाग में अब नहीं रखना है कि प्लस है तो एनोड ही होगा। अब एनोड आखिर है क्या, तो अभी बताते हैं। और यहाँ तुमको मान लो ये कैथोड कहते हो, तो ये एनोड भी हो सकता है, क्या हो सकता है। तो अब ये मत दिमाग में बैठाओ कि माइनस है तो कैथोड ही होगा, एनोड भी हो सकता है। मतलब एक दिमाग में यह सेट करना है कि विद्युत अपघट्य सेल जो पढ़े हो उसमें एनोड प्लस ही होगा और कैथोड, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में इसका उल्टा होता है। इसमें एनोड पर निगेटिव होगा, कैथोड पर पॉजिटिव होगा। अब क्यों ऐसा होता है, सब सीखने वाले हैं। तो अब ये तो इलेक्ट्रोड का हम कंसेप्ट बताएं, आखिर परिभाषा क्या है। तो परिभाषा क्या होगा बताओ। तो तुम लोग पहले फिगर बना लो, साइड में फिगर बना लो। तो ये कॉपर धातु ही क्या नाम पड़ा इसका, इलेक्ट्रोड नाम पड़ा। कॉपर धातु का क्या नाम पड़ा दोनों, इलेक्ट्रोड। वो जिंक धातु भी क्या कहलाया, इलेक्ट्रोड कहलाया। हाँ क्या बोला, ओ क्या बनेगा नोनो, इस पर ना होगा, वो उसके कारण हो गया जो हटाए ना हम। नहीं कलर तुमको नहीं कर रहा है, तुम लोग कैसे बनाओगे,
तुम लोग ऐसे बनाओ, ऐसे कर लो, थोड़ा ऐसे ऐसे दिखा दो। हाँ, एक छह डुबा दो, ऐसे ऐसे कर दो, ये सब प्लस लिख दो ऐसे ऐसे। तो यहाँ अच्छा दिखे इसलिए हम मतलब लिखे हैं वैसे कलरफुल, अच्छा दिखने के लिए। हाँ, वीडियो बना रहे हैं ना। ये जो छह डुबा है तुम साइड में भी रख सकते हो, बीच में भी रख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन आखिर है क्या, समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? जब किसी धातु के छड़ या पत्ती को उसी धातु के लवण के जल विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की सतह धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। तो इस युक्ति को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के? दो प्रकार। कौन कौन? एनोड और कैथोड। तो आखिर एनोड किसको कहते हैं? तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वही उसका परिभाषा है। अब ऐसा मत दिमाग में रखो कि एनोड पर प्लस चार्ज होगा, दिमाग से हटा दो साफ एकदम हमेशा के लिए। और कैथोड किसको कहते हैं? जिस इलेक्ट्रोड पर अवकरण अपचयन होता है उसको कैथोड कहते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। तो आपका गाइडलाइन आपको मिल गया है क्या? वो गाइडलाइन विदाई का गाइडलाइन नहीं मिला है? मैसेज में नहीं गया है? 8 तारीख को विदाई है आपका, 4 से 6 के बीच में, 4 से 6 शाम में। हाँ हाँ हाँ। तो जो घर में बैठा हुआ लेके आना उसको। बहुत सब वीडियो के भरोसे बैठा हुआ है ना, वीडियो आता है पढ़ लेते हैं। तो हम बना देते हैं, और जगह शायद नहीं बनाते हैं, टीचर सब बनाते हैं। 10 क्लास में पूरा 10 क्लास में क्या साफ? कहाँ पर? और मैट्रिक में? कोर्स कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम कब से? 17। 9-10 में क्या है पता नहीं। अब हम भी सोच रहे 9-10 का कोचिंग खोल देते हैं। नहीं, हम किसी के अंदर में रहने वाले आदमी नहीं, हम तो इसके कारण नौकरी छोड़े हैं। तो इस कोचिंग में हम किसी अंदर में रहने वाले हैं? हम किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, प्रेशर। किसी का ऑर्डर आज तक हमको सुहाता नहीं है। हेडमास्टर को मार दिए थे तो ये सब वहां पर कानून चलाता था, जाइए क्लास लीजिए, ऐसे जो बोला मारे उठा के मुझे रोना चालू कर दिया, रोने लगे। उसको पता चल गया था कौन टीचर है। तो उसके बाद गांव सबका मुखिया सरपंच सबको बुला के लेके आ गए। तो मुखिया सरपंच ही उसको डांटने लगे उल्टे उसी को, कि मान ली बारिश के कारण सर आज नहीं पाए, 1 घंटा लेट से आए, तो आपको अटेंडेंस बना देना चाहिए था, लेकिन आप रजिस्टर घुसा दिए गोदरेज में छुपा लिए। तो सर कटिहार से आते हैं, समय पर यही आते हैं सबसे पहले, कटिहार से आते हैं डेली, यही पहले आते हैं। हम लोग को देखते हैं, लेकिन आज मान ली मिस्टेक हो गया, लेट हो गया, वो बारिश के कारण। तो आप इस तरह नहीं करना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। उसके बाद गांव का आदमी से बोलता था, जब से सर आए स्कूल में खूब पढ़ाई हो रहा है। हम घंटी वाइज कर दिए थे, सब टीचर का घंटे लगा दिए थे, 1 घंटे में वो पढ़ाई होगा, 1 घंटे में वो मिडिल स्कूल में। और बच्चा सब बहुत भीड़ होता था, बहुत आता था पढ़ने के लिए। जब से हम छोड़े खत्म हो गया है। वहाँ महिसाल बलरामपुर प्रखंड है, महिसाल पंचायत में दुल्होपुर स्कूल था, मिडिल स्कूल था।
16 महीना किए थे नौकरी, तो 64,000 वेतन मिला था 16 महीना में। अब देखो अभी भी गांव का आदमी सब बोलता है कि ये नौकरी छोड़ दिया है, ये है वो है। तो वो नौकरी नहीं, फिर पैथोलॉजी का भी जो मेरा डिग्री है एक्चुअल टेक्नोलॉजिस्ट का, वो भी नौकरी छोड़े छपरा सदर हॉस्पिटल से। 15 दिन बाद ड्यूटी किए थे, भाग गए वहां से। अब देखो हो गया क्या? आप इसका परिभाषा लिखो, इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं। देखो, जब धातु के क्षण, क्या इसको पत्ती बोलते हैं बच्चों, पत्ती। धातु के क्षण को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में देखो, जब धातु के क्षण को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाते हैं, तब धातु की सतह माने सरफेस, मेटल सरफेस धनावेशित या क्या हो जाती है, धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। कि क्या हो गया, कम बच्चा में यही नौटंकी करता है। बंद कर दें। जब धातु के क्षण को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाते हैं, तब धातु की छूट गया सतह धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। इस युक्ति को ही, युक्ति में यंत्र होता है बच्चों, यंत्र को माने एक यंत्र हो गया, ये तुम्हारा मशीन हो गया। यंत्र को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये 2 नंबर में आता है, ये लिख देना है। ये आपको एग्जाम में फिगर बनाना जरूरी नहीं है, इतना ही लिख दोगे तो हो गया 2 नंबर। अब पूछा दिया क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड किसे कहते, देखना क्वेश्चन बैंक में है, फिगर बन गया था ना। अब चलो, इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के, इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार, एक नंबर है एनोड, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एनोड ही लिखते हैं। तो जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, उसी का नाम एनोड है। प्लस माइनस भूल जाओ, प्लस माइनस का कंसेप्ट इसमें नहीं रखना, कंफ्यूज कर जाओगे। तो लिखो, जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मीनिंग क्या हुआ, ऑक्सीडेशन होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। एनोड कहलाता है। लिखो,
अब दूसरा है कैथोड। तो कैथोड को इंग्लिश में कैथोड ही बोलते हैं। अच्छा, एनोड का और एक शुद्ध हिंदी नाम है धनोद। धनोद। और कैथोड का ऋणोद। समझ गए? तो लेकिन वो सही नहीं है। हाँ, कहाँ सही है? जब विद्युत अपघटनी सेल का यूज करेंगे तब, विद्युत अपघटनी सेल का यूज करेंगे तब। समझ में आया? तो अब कैथोड का परिभाषा क्या होगा? जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा बोलो? अवकरण या अपचयन होता है। अपचयन। अच्छा, ऑक्सीकरण किसको कहते हैं बताओ दोस्तों? ऑक्सीकरण किसको कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। और अपचयन किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ये कंसेप्ट है। वैसे तो हाइड्रोजन का जुटना अपचयन, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, वो पुराना कंसेप्ट था। लेकिन आजकल अभी इसमें इस चैप्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण ही होगा। समझ में आया? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में चलता है हाइड्रोजन का जुटना ऑक्सीजन का हटना, इस तरह से। और यहाँ फिजिकल में इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण, उसके आधार पर चलता है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर अपकरण या अपचयन होता है क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है। कैथोड कहलाता है। चलिए, हो गया। उसके बाद अब फिर हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रोड को अर्ध सेल भी कहते हैं। नहीं पढ़े क्या? तो लिखो इसके नीचे क्या लिखेंगे बोलिए तो? स्टार देकर लिखो। इलेक्ट्रोड को अर्ध सेल भी कहते हैं। अर्ध सेल का मीनिंग क्या हुआ? हाफ सेल। हाफ सेल, हाफ सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं बच्चों? हाफ सेल भी कहते हैं, अर्ध सेल भी कहते हैं। हो गया। अब एक टर्म है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या है? ये उतर गया ना? तो चलो इसको हम सेव कर लें क्या? तो बार बार यूज आने वाला है। हो गया सबका? तो आप लिखिए, आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। यह भी पूछा गया है, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई से सूचित करेंगे। किससे? कैपिटल ई। और इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको लिखिए आप। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? पॉज कर दो तो। अब इलेक्ट्रोड विभव क्या है सुनो, ध्यान से समझना। देखो यार सुनो, ध्यान देना। सुनो सुनो इधर ध्यान देना, समझने वाला चीज है। ये जो धातु का क्षण है,
इसी धातु के क्षार के लवण के जलीय विलयन में इसको डुबाया है। यदि धातु का क्षार धनावेशित हो ना तो तुम्हारा विलयन ऋणावेशित हो जाता है। ये यदि प्लस है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस। और यदि ये माइनस है तो ये क्या बनेगा? तो प्लस माइनस जहां उत्पन्न होगा वहां विभव उत्पन्न होता है, पोटेंशियल विभवांतर होता है कि नहीं? तो उसी का नाम है इलेक्ट्रोड विभव। मतलब परिभाषा सुनो कि जब किसी धातु के क्षार को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाया जाता है तो धातु का क्षार आवेशित हो, आवेशित का धनावेशित भी हो सकता है, आवेशित हो जाता है। तो इसके कारण इस पर विभव उत्पन्न होता है। प्लस माइनस के कारण क्या उत्पन्न होगा? तो उसी विभव, अब उसी विभव को हम, जो विभव उत्पन्न होता है इसी का नाम है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न हुआ, इस पर प्लस है तो इस घोल पर क्या होगा? ये माइनस है तो इस घोल पर क्या होगा? तो जहां प्लस माइनस वही ना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, फिजिक्स से पढ़े हो ना, तो इसी का नाम है क्या? इलेक्ट्रोड विभव। तो अब इसका परिभाषा क्या होगा बोलो? तो इलेक्ट्रोड विभव का क्या होगा परिभाषा बताओ? जब किसी धातु के क्षार को, किसी धातु के क्षार को कहाँ डुबाते हैं दोनों? हाँ, उस धातु के लवण के क्या विलयन में डुबाते हैं। लिखो गप नहीं करो। डुबाते हैं तब धातु का क्षार या पत्ती या रड जो बोलो क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। आवेशित का मीनिंग क्या हुआ? या चार्ज जिसको कहते हैं, चार्ज हो जाता है। वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। आवेशित हो जाता है, जिससे क्षार पर विभव उत्पन्न होता है। क्षार पर विभव उत्पन्न होता है, पोटेंशियल विभव उत्पन्न होता है। इसी विभव को अब हम लोग इलेक्ट्रोड नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। इसी विभव को, चूंकि क्षार माने इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न होता है इसलिए उसका क्या नाम है? इलेक्ट्रोड विभव। यह भी पूछा गया आपको 2 नंबर में। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब सवाल है इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न क्यों होता है? आखिर प्लस माइनस क्यों उत्पन्न होता है क्षार पर? ये सीखना है कि नहीं सीखना है? बोलो। सीखना है। वैसे सीखना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए, सीखोगे ना? हम बोलता है वो नहीं सीखेंगे, बताओ। किसे सूचित करेंगे बताओ? इसे ई से सूचित करते हैं। ई से सूचित करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल ई। इसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड विभव आखिर क्यों उत्पन्न होता है, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स ले लो, है ना? कंसेप्ट है ना? तो आपको यहां से 2 क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स का। कौन कौन? इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? दूसरा
इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? दोनों का सेम परिभाषा, थोड़ा सा अंतर है। तब चलो, हो गया ना। अब प्लस माइनस क्यों उत्पन्न होता है? हर पर, अरे सुनो, किसी भी धातु को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाते हैं तो धनावेशित या ऋणावेशित क्यों होता है? समझ में आ रहा है? वही हम बताने जा रहे हैं। देखो देखो बच्चों, यहाँ पर यहां जब तुम कॉपर का धातु लिया, मान लो इस पर प्लस चार्ज आ गया। कौन चार्ज? क्यों आएगा प्लस चार्ज? धातु का क्या गुण होता है? इलेक्ट्रॉन का त्यागना कि ग्रहण करना? त्यागना। तो जब धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर प्लस होगा कि नहीं? और इस पर इलेक्ट्रॉन से फ्री मुक्त हो जाएगा कि नहीं, बताओ। जैसे कॉपर का धातु इलेक्ट्रॉन त्यागा तो Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। तो इस धातु के सतह पर प्लस भी बना हुआ है, माइनस भी बना हुआ है। अब जो कॉपर सल्फेट का विलयन पानी में डाले हो वो भी तो टूटा हुआ है। पानी में डालने से किसमें टूटा हुआ है? तो ये जो कॉपर धातु का धनायन है, धनायन वाला पार्ट, ये तुम्हारा सॉल्यूशन में जाना चाहेगा। क्यों? कि सॉल्यूशन में क्या है छुपा हुआ? प्लस किसकी ओर दौड़ता है? माइनस की ओर। और ये प्लस वाला, इसके अंदर भी तो प्लस चार्ज है घोल में प्लस भी है और माइनस भी है, और इसके अंदर भी प्लस भी है। तो इसका प्लस किधर जाना चाहेगा? विलयन की ओर। और इसका प्लस किधर जाना चाहेगा? क्षार की ओर। तो एक दूसरे से आकर्षित होगा, इसी को ना विभव कहते हैं। तो यदि तुम्हारा धनावेशित है तो यह क्या होगा? ऋण आवेशित। क्योंकि धन आवेशित किसकी ओर आकर्षित होगा? ऋण आवेशित की ओर। और यदि इसी का उल्टा सोचो, यह धन आवेशित है तो यह क्या होगा? ऋण आवेशित, इसलिए उत्पन्न होता है। अब यदि मान लो यह प्लस चार्ज है तो प्लस भागना चाहता है, विलयन की ओर भागना चाहता है, तो एक प्रेशर लगाता है। ये जो क्षर पर तुम्हारा धनावेश है, आयन है, क्षर पर धनायन है, वो भागना चाहता है विलयन की ओर, तो उस प्रेशर को मानते हैं क्या? P1। और इसके अंदर भी जो प्लस है, प्लस माने कॉपर, ये इलेक्ट्रॉन इस क्षर पर है, माइनस है, तो ये भी इधर आना चाहता है, तो वो भी एक प्रेशर लगाएगा। उस प्रेशर को क्या कहते हैं? P2 कहते हैं। यदि P1 का मान P2 से ज्यादा होगा तो कौन जीतेगा, बताओ? P1 जीतेगा। मतलब क्षर का धनायन इस ऋणायन की ओर दौड़ रहा है, ऋणायन की ओर, तो इसलिए यह ऋणायन होगा। यदि P2 बड़ा है P1 से तो P2 बड़ा का मतलब घोल के अंदर, विलयन के अंदर जो धनायन है वो ज्यादा प्रभावी है, मजबूत है, तो क्षर की ओर दौड़ेगा, मतलब यह ऋणावेशित होगा। समझ में आया? इसलिए ऐसा होता है। ये सब तुमको पूछने वाला नहीं है, वैसे हम नॉलेज दे दिए तुमको। तो चलो अब क्या पूछने वाला है? मिला नहीं इसको? अरे क्या कर दें इसको? हाँ, आप लिखो, क्या लिखोगे नोनो, बताओ तो तुम लोग। अब जो इलेक्ट्रोड विभव है किन किन बातों पर निर्भर करेगा? किस क्षर का इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा, किसका कितना होगा, किन किन बातों पर निर्भर, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, वही सब पढ़ना है। और यह भी पूछता है क्वेश्चन, तो लिखो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले क्या कारक? इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, ये लिखिए आप। तो 4 कारक द्वारा प्रभावित होता है। 4 कारक, ये आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो 4 कारक याद रखना है। पहला कारक है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता मतलब विलयन गहरा है कि पतला है, ये वह सांद्रता। मतलब विलयन, पानी में जो तुम लवण घुलाओगे तो वो ज्यादा लवण घुलाओगे कि कम लवण घुलाओगे, वह ना सांद्रता होता है। ज्यादा मात्रा में ज्यादा घुलाया, पानी कम दिया,
तो सांद्रता ज्यादा हुआ, मात्रा कम दिया, पानी ज्यादा दिया तो सांद्रता कम हुआ, तो विलयन की सांद्रता। दूसरा डिपेंड करता है धातु की प्रकृति। धातु जो छड़ तुम डुबाते हो वो कौन सा धातु है, जिंक का है कि कॉपर का है कि निकेल का है कि आयरन का है कि कैडमियम का है कि लोहा का है, उस पर डिपेंड करेगा। धातु की छड़, धातु की प्रकृति पर, प्रकृति पर। दूसरा, तीसरा क्या है, तो तुम जो विद्युत अपघट्य विलयन लेते हो उसकी प्रकृति, कौन सा विलयन लेते हो तुम, कॉपर सल्फेट का लिए हो कि जिंक सल्फेट का कि सिल्वर नाइट्रेट का, तो वो हो गया विलयन की प्रकृति। विलयन की, या विद्युत अपघट्य लिखो, विद्युत अपघट्य की प्रकृति, विद्युत अपघट्य की प्रकृति माने विलयन की प्रकृति हो गया, की प्रकृति पर। और दूसरा, तीसरा, चौथा वो जो तुम इलेक्ट्रोड बनाए हो घोल में डाल करके छड़ को, तो उसका पूरे सेट का ताप कितना है, दाब कितना है, सांद्रता कितना है, तो मतलब किस पर डिपेंड करता है, दाब ताप पर, दाब और ताप। दाब सांद्रता तो लिख दिए, दाब और क्या लिखेंगे, ताप। तो ये चार बातों को पर निर्भर करता है कौन, इलेक्ट्रोड विभव का मान। और सुन लो, अलग अलग तत्व के लिए, अलग अलग धातु के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान अलग अलग होता है, इन्हें सेम ही होगा। तो लिखो बच्चों, अब स्टार देकर लिखना नीचे में। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए, भिन्न धातुओं के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव का मान नोनू क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब एक मानक इलेक्ट्रोड विभव जो भी पूछा है, ये भी पूछा है मानक इलेक्ट्रोड, ये तो हर साल लगभग पूछता है, तीनों टर्म, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब सुनो ध्यान से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, अल्डिहाइड कीटोन जो पढ़ रहे हैं, लास्ट है तुम्हारा वो। और फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और धातु का निष्कर्षण। डी ब्लॉक या ब्लॉक से बहुत कम ही आता है, पी ब्लॉक का बहुत आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक, तुमको बेहतरीन तरीका से पढ़ा है ना। तो चलो आप सुनो, लिखो, अब क्या लिखोगे नोनो, इलेक्ट्रोड विभव, सॉरी मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या लिखोगे, मानक इलेक्ट्रोड क्या विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और सुनो, मानक का मतलब क्या होता है, माना गया, इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। मतलब कोई काम यदि हम करते हैं तो स्टैंडर्ड तरीका से यदि करते हैं तो मानक कहलाता है, स्टैंडर्ड कहलाता है। जैसे कोई टीचर क्लास लेते हैं तो जैसे तैसे पढ़ा दिए हो तो सिर्फ पढ़ाई कहलाया, कोई स्टैंडर्ड तरीका से पढ़ाए पूरा कंसेप्ट के साथ तो क्या कहलाता है, मानक पढ़ाई कहलाता है। वो तो जा रहे पढ़ाने के लिए।
इलेक्ट्रोड विभव समझ में आया? अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इसको सुनो, इलेक्ट्रोड विभव का सिंबल क्या बताए थे? ई। तो मानक लगा दिया तो ई पर 0 लगा दो। अब इसको क्या पढ़ोगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या पढ़ोगे? ई नॉट माने मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है इसको। खाली ई लिखा हुआ है तो क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रोड विभव। ई नॉट लगा दिए तो क्या पढ़ोगे? अब ये क्या होता है इसको समझो। तो इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको अभी लिखो सुपर। सबको सुपर डुपर करो। बोल गए हम लोग। सबको सुपर डुपर। इलेक्ट्रोड सुपर डुपर, इलेक्ट्रोड विभव सुपर डुपर, मानक इलेक्ट्रोड विभव सुपर डुपर। हाँ, पूरा चैप्टर सुपर डुपर। ठीक है। तो शुरू में काहे ने पढ़ा दिए? हाँ, छुट्टी आज जल्दी हो जाएगा, आधा घंटा में हो जाएगा। हाँ हाँ, आएगा तो गया है काम से। हाँ हाँ, आइए 11:30 बजे। ठीक है, जाइए। हाँ? देखो, वैसे तो सारा टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है। अब मान ले उसको भी बोलते इम्पोर्टेंट है तो पूछते इसको काहे ने पढ़ा दिए? तो अब वो कोई वो थ्योरी नहीं हुआ तुम्हारा, है ना? सब चीज पढ़ना हुआ, सबका वैल्यू है। हाँ, लेकिन ये इसका ज्यादा वैल्यू इस चैप्टर का। इसको पहले फिल अप करते हैं, ठीक है? फिल करना है ना? फिल कहाँ रहा? तो अब ये धातु का क्षार है। ये क्या बोलो? धातु है, क्षार है। और ये सुनो, जो धातु लिया उसी का लवण का विलयन लेना होगा। तो ये धातु के लवण का क्या है? ये जलीय विलयन। क्या है? जलीय विलयन। तो अब सुनो, कंडीशन सुनो। तो इस अवस्था पर जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होगा तो होगा ही। इस पर अब इलेक्ट्रोड विभव बनेगा ना। इस पर प्लस है तो इस पर क्या होगा? माइनस। इस पर माइनस है तो इस पर क्या होगा? तो जिसके कारण इलेक्ट्रोड विभव बनेगा। लेकिन तो ये जो अब इलेक्ट्रोड विभव बना है उसका कोई निश्चित ताप नहीं है, कोई निश्चित दाब नहीं है, कोई निश्चित सांद्रता नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। किसी भी ताप, किसी भी दाब, किसी भी सांद्रता पर तुम इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हो। लेकिन वही इलेक्ट्रोड विभव यदि इस विलयन पर लगने वाला दाब
एक एटीएम का हो, कितना हो, और दूसरा ताप, इस पूरे सेट का ताप यदि 25 डिग्री सेल्सियस हो या 298 केल्विन हो, या तीसरा इस विलयन की सांद्रता, इस विलयन की सांद्रता 1m हो, सांद्रता मतलब मोलरिटी क्या हो, 1m हो, तब इस अवस्था पर जो इलेक्ट्रोड विभव बनेगा इस क्षण का, उसी का नाम होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। आया समझ में, आया समझ में, मैं समझ में। तुम यदि इस, सुनो, यदि इस विलयन का तुम इसमें से कोई निर्धारित नहीं किया है, कोई भी ताप ले लो, कोई भी दाब ले लो, कोई सांद्रता ले लो, उस पर तो जो इलेक्ट्रोड विभव आएगा वो इलेक्ट्रोड विभव होगा। लेकिन वही इलेक्ट्रोड विभव जब दाब इस पूरे सेट का कितना लगे, इस पर दाब, वायुमंडल का दाब कितना काम करे, एक एटीएम, और पूरे सेट का ताप कितना रहे, 25 डिग्री या 298 केल्विन कमरे का ताप होता है, और सांद्रता इस विलयन का कितना हो, तब ऐसी अवस्था में जो इलेक्ट्रोड विभव बनेगा तो वो कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। मतलब स्टैंडर्ड पढ़ाई हो गया, समझ में आया। तो अब तुम लोग फिगर बनाओगे तो बना लो, लिख लो, पहले लिखा देंगे, बगल में फिगर बना, बगल में लिखो तब ना मजा आएगा। बगल में फिगर बना, बगल में लिखो, वही मेन कंसेप्ट होता है। जगह नहीं तो मत बनाओ, तब लिखो। तब लिखो बगल में कि जब, तुम लोग बनाओ ना, हम लिख रहे हैं ना, जब धातु के क्षण को, जब धातु के क्षण को उस धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाया जाता है, मतलब सबका परिभाषा लगभग मिला जुला आ रहा है, थोड़ा थोड़ा अंतर हो रहा है। तो जब धातु के क्षण को उस धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाया जाता है तथा दाब 1 एटीएम, ताप 25 डिग्री सेल्सियस या क्या बोलते हैं 298 केल्विन, और विलयन का सांद्रण कितना हो, विलयन की सांद्रता कितना हो, सांद्रता 1m हो। जब धातु के क्षण को उस धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाया जाता है तथा दाब 1 एटीएम, ताप 25 डिग्री सेल्सियस और विलयन की सांद्रता 1m हो, तो ऐसी स्थिति में धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है
उसी का नाम है मानक इलेक्ट्रोड विभव। विभव उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया? और इसे किसे सूचित करते हैं? इसे ई नॉट से सूचित करते हैं। अब बता दो बच्चों, जिस प्रकार हम लोग पढ़े भिन्न भिन्न धातुओं के लिए इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग होता है, तो उसी तरह भिन्न भिन्न धातुओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव भी तो अलग अलग होगा। तो इसको भी लिखो। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है बच्चों? भिन्न भिन्न होता है। परसों अब मानक इलेक्ट्रोड विभव पुनः दो प्रकार का हुआ। एक होता है मानक ऑक्सीकरण विभव, एक होता है मानक अपचयन विभव। ठीक है, इसको लिखिए पहले। कल रात वाला वीडियो तो अपलोड हो गया है, ग्रुप में नहीं डाले हैं, अभी डाल देंगे, उसी में है ना। केमिस्ट्री कितने तारीख को है? 7 को। गैपिंग नहीं है? और 6 को इंग्लिश है। पहला तारीख को क्या मैथ, बायोलॉजी। 3 को क्या है? मैथ। 4 को नहीं है। 5 को इंग्लिश, फिजिक्स। 6 को इंग्लिश, 7 को केमिस्ट्री लास्ट है। अब बता, जिसको कोई वैल्यू नहीं है वो सब गैपिंग दे दिया, जिसका वैल्यू गैपिंग नहीं दिया। सीबीएसई बोर्ड का रूटीन सुनोगे? 18 फरवरी से 28 मार्च तक चलेगा। 1 महीना 10 दिन का एग्जाम होगा वहाँ। गैपिंग रहता है 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन का। और चैप्टर भी कम है, 10 चैप्टर है मात्र।
तो अच्छा से रिवाइज भी कर लेता है, अच्छा से पढ़ भी लेता है। ये बकवास बना के रखा है बिहार बोर्ड। अब लिखो मानक मानक इलेक्ट्रोड विभव। पता इतना सिलेबस है, रिवाइज का मौका देना चाहिए ना। टीचर को तो याद नहीं रहता इतना, टीचर भी याद नहीं रखता है। अब बच्चा कैसे याद करेगा बताओ। आपको जो क्वेश्चन एग्जाम कंट्रोलर है, पता नहीं दिमाग क्या हो सबका, समझ में नहीं आता। कैसे आईएएस कंप्लीट किया है, आईएएस कंप्लीट क्या रहता है सब, सचिव सब बिहार बोर्ड का, वो सब का दिमाग नहीं है। बच्चा कैसे रिवाइज कर, पढ़ता नहीं था क्या, वैसे पास कर गया आईएएस। मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये दो प्रकार के। अच्छा, मानक इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो पहला प्रकार लिखो नुनू, ऑक्सीकरण मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव। और दूसरा क्या होगा, मानक अपचयन विभव। ठीक है, मानक ऑक्सीकरण विभव को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या पढ़ोगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा खाली जगह हम छोड़ रहे हैं, थोड़ा लिखना होगा, इसका सिंबल लिखना होगा, है ना। अभी समझोगे तब समझ लिखेंगे हम। मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, इसको समझना है। मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, इसको आप लोग समझो बढ़िया से। मतलब जब किसी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से मानक इलेक्ट्रोड विभव बनेगा। इलेक्ट्रॉन को त्यागने से उस इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न होगा, उसी का उस विभव को प्राप्त विभव को ही क्या कहते हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव। या जिस धातु या क्षार पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की जितनी क्षमता होती है, ऐसे ही बोला जाता है। किसी धातु के क्षार पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं। लेकिन यह तो सरल भाषा है, सरल भाषा है समझने के लिए। लेकिन वास्तविकता में कि जब किसी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण जो विभव उत्पन्न होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो उत्पन्न होता है, उसी का नाम त्यागने के कारण ऑक्सीकरण होता है ना, तो इसलिए वो कहलाएगा मानक ऑक्सीकरण विभव। तो लिखो परिभाषा, जब किसी इलेक्ट्रोड का मतलब धातु का क्षार ही ना हुआ, धातु या क्षार। जब किसी इलेक्ट्रोड पर मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब कंडीशन है इसमें दाब कितना होना चाहिए, माने वो क्षार जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर दाब कितना लगना चाहिए, 1 एटीएम। ताप कितना होना चाहिए और विलयन की सांद्रता, तब ऐसा होगा। जब किसी इलेक्ट्रोड पर मानक इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण होती है, तो इस विभव को ही क्या कहते हैं नूनू, बोलो, मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। या लंबाई चौड़ाई में जाओगे, इसका परिभाषा का लंबाई चौड़ाई में तो सब लिखना होगा कि जब किसी इलेक्ट्रोड पर
इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एम बिलियन वाले सांद्रता पर होती है, तब उससे प्राप्त विभव को ही क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए, जब किसी इलेक्ट्रोड पर मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक लिखे तो सब आ गया उसमें। विभव की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण होती है, तो इस विभव को क्या कहते हैं? मानक ऑक्सीकरण विभव। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? तो देखिए अब देखो बच्चों, जैसे आपका ये एग्जाम्पल, जिंक धातु है, ये ठोस अवस्था में होता है, क्षार है तो ठोस अवस्था में होगा। तो डुबाए हो जिंक सल्फेट के विलयन में, वह है ना, तो ये धातु का क्या गुण होता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागना। तो जिंक कितना को त्यागता है? 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए माइनस लिखे हैं। तो जिंक पर कौन आवेश आएगा? 2+। अब ये एक्वस बन जाएगा, और जल में विलयन में जाएगा, अब विलयन में जाएगा, एक्वस रूप में आ गया। ये ठोस अवस्था में जब क्षार में है, ये ठोस बना हुआ जिंक का परमाणु सब जलन 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 भरा हुआ भरमार, जिंक का क्षार जिंक के परमाणु से ही ना बना होगा। और जिंक सल्फेट के विलयन में डाले हो, तो ये जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो जिंक आयन बना। तो जिंक आयन किधर दौड़ता है? विलयन में, क्योंकि विलयन माइनस छुपा हुआ है, उधर दौड़ता है, इसे ना विभव उत्पन्न होता है। तो अब ये क्या रूप में आ गया? एक्वस, मतलब जल के साथ मिल जाएगा। तो जो भी आयन होगा वह किस रूप में आएगा? एक्वस। समझ में आ गया? तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हो, Zn सॉलिड, और तुम इलेक्ट्रॉन को उधर यदि दिखाना चाहते हो तो क्या लिखोगे? ये माइनस में, तो उधर किस रूप में होगा? एक्वस, और प्लस क्या लिखोगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का क्षमता दिखा रहा है जिंक, यदि यह क्षमता 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर होगा, 1 एटीएम दाब पर होगा, और विलयन की सांद्रता कितना होगा, तो इस अवस्था पर जो इस क्षार पर विभव उत्पन्न होगा, उसी का नाम क्या होगा? इस क्षार का, इस जिंक क्षार का क्या कहलाएगा? और इसका वैल्यू प्रैक्टिकल करके वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है। उसका वैल्यू बताया गया है। अच्छा, ये मानक है तो क्या लगाएंगे? और यहाँ जिंक से जिंक आयन बना है, तो इसलिए जिंक, और ये क्षार है, क्षार, ये जो ऐसे ऑब्लिक लिखा है वो क्षार है, इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड। तो इसी में जिंक का परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागा तो किसमें बदल गया? जिंक आयन में। तो इसका वैल्यू निकाला गया -76 वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? मतलब तुमको यदि पूछा जाए इलेक्ट्रोड विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव का ही मात्रक क्या होगा? वोल्ट। इसलिए हम वोल्ट लिखे हैं। तो यहाँ से जिंक आयन बना है, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण हुआ कि अवकरण हुआ? ये इलेक्ट्रॉन त्याग होगा तभी इस रूप में आया होगा ना। ये पहचान में आना चाहिए तभी न्यूमेरिकल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। समझ में आ गया? इसलिए अब यहाँ तुम मानक ऑक्सीकरण विभव लिखोगे तो यहाँ जिंक धातु, तो कोई भी धातु हो सकता है ना, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे M+, लिखेंगे। तो इससे क्या समझ जाना है? ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण? ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ Mn+ कर दो। क्या कर दोगे? Mn+, समझ गए? 1 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है, 2 भी त्याग सकता है, 3 भी त्याग सकता है। समझ में आ गया? अब यही है कंसेप्ट इसका, उतार लो। अब दूसरा प्रकार क्या है बच्चों? मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन लिखो या अवकरण लिखो, एक ही बात है ना। मानक अपचयन विभव, तो इसका सिंबल क्या होगा बता पाओगे? अच्छा रुको, यहाँ ई लगाना होगा ना। क्या लगाओगे? E0। E0 के नीचे लिखना हो सब। तो इसका क्या होगा सिंबल? E0 Mn+। उसके बाद क्या? उल्टा लिखना है, उल्टा लिखना है इसमें। और इसका परिभाषा क्या होगा बता पाओगे क्या?
अब त्यागने की जगह क्या लिखोगे? ग्रहण करने के लिए हो गया, और क्या है इसमें? हम इसका कॉपी कर लेते हैं। आप लोगों को तो लिखना पड़ेगा, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो डिजिटल जमाना है तो ये सब रहा है। त्यागने की जगह क्या लिखोगे नोनू? इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण होती है, करने के कारण होती है। तो इस विभव को मानक अपचयन विभव कहते हैं, मानक अपचयन विभव कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप यदि पूछेगा परिभाषा मानक ऑक्सीकरण विभव किसे कहते हैं, लिख दोगे। मानक अपचयन विभव किसे कहते हैं, लिख दोगे। तो जब किसी इलेक्ट्रोड पर मानक इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण होती है, तो इस विभव को मानक अपचयन विभव कहते हैं। रुको रुको, गड़बड़ हो गया ये, रुको रुको नोनू, ये प्लस में होगा, ये वैल्यू किस में होगा? प्लस में होगा, सुधार कर लो, ये प्लस में होगा। किस में होगा? प्लस में। सुधार कर लो, यहाँ किस में होगा? प्लस में होगा। यहाँ पर जो जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव माइनस में लिखे थे ना, वो प्लस में होता है। हाँ, मानक अपचयन विभव माइनस में होता है। हाँ, डिनोट ऐसे ही करना है, सिर्फ वैल्यू प्लस में होगा। समझ में आ गया? हो गया ना? अब इसका एग्जांपल ले लो, जैसे कॉपर धातु है, कॉपर, तो कॉपर धातु को, कॉपर धातु वास्तव में पहले प्लस होता है। पहले किस रूप में? आयन, कॉपर का आयन है। यह किस रूप में है? एक्वस, मतलब बिलियन में है। पहले किस में है? बिलियन में। क्षय की ओर आएगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो कितना ग्रहण करेगा? तब यह कॉपर धातु ठोस अवस्था क्षय पर जम जाएगा, क्षय पर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने के कारण इस पर विभव उत्पन्न हुआ है। तो इसके कारण ऐसे विभव को क्या कहते हैं? और इसका सिंबल ऐसे लिखेंगे, E0 Cu2 प्लस पहले है ना, उसके बाद क्या बना है? Cu। तो इसको अपचयन हुआ कि अब ऑक्सीकरण हुआ? कमी था, ग्रहण किया होगा तब इस रूप में आया, कमी पूरा कर लिया, तो यह अपचयन विभव हुआ। यह क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो इसका वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट पाया गया है। यहाँ प्लस ही होगा, यहाँ पर दोनों का भी प्लस होगा। ठीक है, अब सवाल है, उतार लो जल्दी से, उतार लिया, उतार लो।
हो गया बच्चों? तो सुनो, ध्यान दो अब। लेकिन IUPAC पद्धति है कि नहीं? अब IUPAC पद्धति का कहना है कि किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का हुआ। एक मानक ऑक्सीकरण विभव भी हुआ, मानक अपचयन विभव भी हुआ। लेकिन IUPAC पद्धति का मानना है कि कोई भी धातु का हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव को हमेशा मानक अपचयन विभव के रूप में ही लिखेंगे। कुछ समझ में आया? मानक इलेक्ट्रोड विभव समझ में आया ना? तो IUPAC पद्धति का कहना है किसी भी धातु का, अब ये तुम कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव भी बोल सकते हो, इसको नहीं बोल सकते हो। मानक इलेक्ट्रोड विभव का है ना दो प्रकार हुआ, कौन कौन? मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक, तो उसको इलेक्ट्रोड विभव नहीं बोल सकते हो, मानक इलेक्ट्रोड विभव ही ना हुआ वो। तो मतलब कॉपर का ये मानक इलेक्ट्रोड विभव हुआ, ये जिंक का भी क्या हुआ? मानक इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन असली में यदि देखा जाए तो कॉपर का मानक अपचयन विभव हुआ और जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव हुआ। लेकिन IUPAC बोलता है नहीं, हम मानक ऑक्सीकरण विभव के रूप में नहीं लिखेंगे, हम मानक अपचयन विभव के रूप में ही लिखेंगे, उसी को यूज करेंगे। यदि तुमको मानक ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है तो उसको तुमको मानक अपचयन विभव में बदलना पड़ेगा, उसका उस रूप में यूज नहीं करते हैं, ऐसा मानना है। तो इसलिए यहां पर लिखो आप, अब यहां पर लिखो स्टार दे करके, IUPAC पद्धति के अनुसार, पद्धति के अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव को, मानक इलेक्ट्रोड विभव को हमेशा, कभी कभी नहीं, कब? कभी कभी का बात नहीं हो रहा है, हमेशा के लिए हो रहा है। हमेशा मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव के रूप में ही प्रयोग करते हैं। इस सब का कारण है क्यों, ये सब नहीं समझना है तुम लोगों को, समझ में आया? खाली उसमें लंबा समय लग जाएगा समझाने के लिए। IUPAC पद्धति के अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव को हमेशा मानक अपचयन विभव के रूप में ही प्रयोग करते हैं। इसलिए अब हम लोग लिख सकते हैं नो, मानक दोनों एक दूसरे का सीधा है कि उल्टा है? सीधा है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन का, इसलिए तुम यहां लिख सकते हो मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। शॉर्टकट में देखो क्या लिखे, पढ़ पाओगे इसको? दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो ये हो जाएगा मानक अपचयन विभव। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो हम तो सीधा लिख दिए। तो उल्टा करने के लिए क्या करना होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसके पहले माइनस लगा तो उल्टा होगा, या यदि प्लस है तो क्या होगा? समझ में आ गया? दोनों एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट। लिख दो फटाफट। अब सुनो बच्चा, अच्छा उतार लो, तब एग्जाम्पल से तुमको फट से पता चल जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप बता दो, ये तुम्हारा E0 Zn से जिंक आयन बना था। बताओ ये ऑक्सीकरण विभव है कि अपचयन विभव है? इसका वैल्यू कितना था? ये ना लिखाए थे, लेकिन इस रूप में नहीं लिख सकते हम।
इसको किसमें बदलना होगा? देख लो इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। इस रूप में यूज नहीं कर सकते हो, किस रूप में यूज करना होगा? तो आप चयन के लिए इसको यहाँ लिखना होगा उसको। तो ये अभी तत्काल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जिंक का इतना, लेकिन आईपीएसी नहीं है, बोलता है नहीं हम इसको नहीं मानते हैं। तो इसलिए अब इसको बदलना होगा E0 Zn2 प्लस Zn। जब इसको अदला बदली किया तो इसको भी क्या करना होगा? तो क्या लगेगा? माइनस 0.76 वोल्ट। अब ये क्या कहलाएगा बताओ? स्टैंडर्ड रिडक्शन। तो यही पहले हम लिख दिए थे माइनस देकर, समझ में आया? तो जब परीक्षा में इस रूप में है तो तुमको इस रूप में यूज करके ला करके तब यूज करना होगा। समझ में आ गया? उतार लो, यही कहने का मतलब था। तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे, कल के क्लास में विद्युत रासायनिक सेल कल खत्म कर देंगे आपको, वो भी टॉपिक खत्म कर देंगे। और 7 तारीख 8 को लास्ट हो जाएगा चैप्टर आपका। हाँ सुबह पढ़ाएंगे, शाम में विदाई करेंगे, या हो भी सकता है नहीं भी पढ़ा सकते हैं। यदि 7 तारीख तक हो गया खत्म, अभी भाई जान लो लास्ट दिन जो पढ़ाते वो आता है। ये बात मानना पड़ेगा, हर साल का रिकॉर्ड है, लास्ट दिन जो बोर्ड में रखा रहता है वो आ जाता है। हाँ बोर्ड में पढ़ा सारा नहीं, कुछ क्वेश्चन आ जाता है। तो अब तुमको जो है ना विद्युत रासायनिक सेल बढ़िया से समझ में आएगा, कंसेप्ट मिल गया, मेन यही सब यूज होने वाला है वहां पर। समझ में आ गया? तो सारा समझ में आएगा अब। सर विलयन की सांद्रता और माध्यम की श्यानता का अंतर क्या है? हाँ विलयन की सांद्रता और माध्यम की श्यानता में अंतर है? माध्यम मतलब तुम जल में डुबाया तो उसको पिघला दिया, जल में डुबाया तो माध्यम जलीय हो गया, पिघला दिया तो पिघला माध्यम हो गया, ये अंतर है। विलयन की सांद्रता, सांद्रता मतलब मात्रा, पानी में तुम जो विद्युत अपघट्य डाला वो ज्यादा मात्रा में डाला कि कम मात्रा में डाला, वो सांद्रता हुआ। आ जाए तब ऑफ कर दो तो इसको।